हेलो चैम्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया पे उस टाइम पे कब्जा कर रखा था, कॉलोनी बना रखा था, तो उस टाइम पे हमारी फॉरेस्ट की सोसाइटी किस तरीके थी, फॉरेस्ट के ऊपर कौन कौन से ऐसे लॉज लगाए गए, क्यों उन्होंने इतना ज्यादा मास स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करा और किस तरीके से उन्होंने हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे, प्ले कार्ड्स खेलेंगे एंड उसके थ्रू हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे ताकि जो भी हमने पढ़ा वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 में फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म जो चैप्टर है, ये क्या एक्सप्लोर करेगा, ये आपके लिए क्या एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, ये एक्सप्लोर करेगा वैरायटी ऑफ वेज जिसमें फॉरेस्ट को यूज किया जाता है बाय द कम्युनिटीज, जो वहां पे रह रही हैं कम्युनिटीज, उनके द्वारा उस फॉरेस्ट का इस्तेमाल किस तरीके से अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो ही इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उनका ग्रोथ हुआ, अर्बन सेंटर्स का ग्रोथ हुआ, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो शिप्स बनाती हैं उसमें हमें लकड़ी यानी टिम्बर की जरूरत पड़ती है, रेलवे लाइंस के लिए किस तरीके से जो है फॉरेस्ट को कट किया गया। 19th सेंचुरी में इससे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो नई डिमांड क्रिएट होने लगी, जिसमें टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, इस डिमांड से क्या हुआ कि जो रूल है फॉरेस्ट यूज के लिए वो बनने लगे, नए नए तरीके के रूल्स आने लगे फॉर द फॉरेस्ट कम्युनिटी पीपल, नए नए तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बनी फॉर द फॉरेस्ट, कह सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशिंग अ कॉलोनियल कंट्रोल, मैपिंग फॉरेस्ट एरियाज, क्लासिफाइंग ट्रीज एंड डेवलपिंग प्लांटेशंस। ठीक है, तो ये सभी स्टेप्स लिए गए बाय द ब्रिटिशर्स। ये डेवलपमेंट ने लोकल कम्युनिटीज, जो वहां पे आदिवासी कम्युनिटी है, जो पहले की कम्युनिटी वहां पे रह रही है, उन कम्युनिटीज को अफेक्ट करना चालू कर दिया। उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी रहने के तरीके को रीऑर्गेनाइज करें। ठीक है, ऑल्दो दे आर ऑल्सो रिबेल्ड एंड परसुएडेड द स्टेट टू चेंज द पॉलिसीज। ठीक है, जब उनको लगा कि जो वहां के लोकल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने काफी बार रेबेलियन भी किया। ठीक है, विद्रोह भी किया। द चैप्टर प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट फ्रॉम इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो हम देखेंगे कि इंडिया में जैसे बस्तर वाला रीजन है और इंडोनेशिया में जावा वाला रीजन है, वहां पे किस तरीके से हम एक तरीके से फॉरेस्ट का कंपैरिजन करेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे और वहां पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज को अप्लाई किया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले ये करेंगे कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फॉरेस्ट से डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, हमारे स्कूल में डेस्क होते हैं, टेबल्स होते हैं, डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, ये सभी लकड़ी से बनती हैं। डाई, स्पाइसेस, सेलोफेन रैपर्स, तेंदू लीफ जो कि फॉर बीडीज के लिए बनाई जाती हैं, गम, हनी, ठीक है, कॉफी, टी, रबर, ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, तो इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि जो ऑयल, चॉकलेट्स में ऑयल होता है वो साल्ट सीड से निकल के आता है। टेनिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है स्किन और हाइड्स को लेदर में। ठीक है, फिर हर्ब्स, रूट्स जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ये सभी कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से। बैम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये भी सभी चीजें जो हैं हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का पार्ट है। इन हाईली डाइवर्स रीजन्स जैसे कि अमेज़न जो कि हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, 500 डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज को हम कह सकते हैं कि एक सिंगल पैच में हम देख सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया क्यों है, इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, बिकॉज ये इक्वेटर के पास है और इक्वेटर के पास जो होता है लो प्रेशर ज्यादा होता है और कह सकते हो कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया में विंड्स ऊपर की तरफ जाती हैं एंड वहां पे कह सकते हो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, तो इक्वेटोरियल एरिया में डायरेक्टली सनरेज पड़ती हैं, इसकी वजह से कह सकते हो कि वहां पे बारिश ज्यादा होती है एंड फॉरेस्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो इक्वेटर वाले एरिया जैसे कि ब्राजील और इंडिया में, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, ठीक है, और हमारे कह सकते हैं कि हमारा इंडोनेशिया का जावा वाला रीजन, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो है एक साल ट्री है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में ये साल ट्री है। ठीक है, लुक एट द डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स इन दिस पिक्चर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज
दिस इज अ डेंस फॉरेस्ट, इट इज अ डेंस फॉरेस्ट, सो वेरी लिटिल सनलाइट फॉल्स ऑन द फ्लोर, यानी कि बहुत ज्यादा डेंस है, यानी कि यहाँ पे ट्रीज जो है बहुत पास पास है, ठीक है। ट्रीज के बीच में ट्रीज के बीच में जगह नहीं है, बहुत ज्यादा पास पास है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और बहुत ज्यादा घने पेड़ है, ठीक है, बहुत ज्यादा घने पेड़ हैं, और डिफरेंट हाइट्स के प्लांट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। देखो, द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ों को काट देते हैं, जब हम पेड़ों को काट देते हैं और अगल बगल हमें पेड़ नहीं मिलते, उसको कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। इसका उल्टा होता है, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज। तो डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, और एफॉरेस्टेशन में हम पेड़ लगाते हैं, इतना पता चल गया। अब हुआ क्या कि 1700 से 1995 में, ये कह सकते हो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन में, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। यहाँ पे 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को काटा गया, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, ये डेटा याद रखना। कह सकते हो 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, कह सकते हो वो था 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड, इसको क्लियर करा गया। दिस लैंड वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए यानी कि क्रॉप्स उगाने के लिए, और पास्चर लैंड यानी भेड़ बकरों को चराने के लिए, चरवाने के लिए, और फ्यूल वुड यानी कि जो हम लकड़ी को ट्रेन चलाने के लिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं जलाने के लिए, उसमें यूज होने लगा। तो चार मेजर इनके यूजेस थे, एंड कह सकते हो कि 1700 से 1995 के बीच में कितना एरिया, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 9.3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और किसके लिए किया जाता था, फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर द कल्टीवेशन, फॉर द पास्चर्स एंड फॉर द फ्यूल वुड। सो व्हाइल डिफोरेस्टेशन बिगेन मैनी सेंचुरीज अगो, कह सकते हो कि डिफोरेस्टेशन काफी पहले से चला आ रहा है, ये ज्यादा सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव कब बन गया, कॉलोनियल रूल के दौरान। ऐसा नहीं है कि पेड़ पहले नहीं काटे जाते थे, पेड़ पहले भी काटे जाते थे, लेकिन वो आदिवासी कम्युनिटीज, जो कह सकते हो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा काटे जाते थे, लेकिन वो इस तरीके से पेड़ कट करते थे कि फॉरेस्ट को वापस ग्रो करने का टाइम हो। बट इस टाइम पे इन लोगों ने कॉलोनियल रूल के अंदर इस तरीके से फॉरेस्ट कट करा कि ग्रोथ जो है फॉरेस्ट की खत्म ही हो गई, एंड उसको ज्यादातर कन्वर्ट कर दिया इन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब इन्होंने डिफोरेस्टेशन को क्यों कट करा, ठीक है, क्यों कट करा। पहला है कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए किया, जैसे कि कल्टीवेशन का एक्सपेंशन करना, कल्टीवेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को उगाना, इसके लिए इन्होंने ज्यादातर लैंड्स को फॉरेस्ट लैंड्स को क्लियर करा। देखो 1600 में अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द इंडिया की जो लैंड मास था वो कल्टीवेशन के लिए यूज होता था, कह सकते हो कि 1/6 ऑफ द लैंड मास वाज यूज फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, वाज अंडर कल्टीवेशन। दिस फिगर हैज इंक्रीज टू अबाउट हाफ, लेकिन इसको इंक्रीज कर दिया गया टू वन हाफ, ठीक है, वन हाफ, यानी कि जो एरिया कल्टीवेशन में अभी तक सिर्फ एक छठा पार्ट होता था, अब उसको हाफ कर दिया, यानी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में एरिया यूज होने लगा। एज पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फूड डिमांड रोज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, फूड की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, तो पीजेंट्स ने ज्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करा ताकि कल्टीवेशन को एक्सटेंड कर पाए बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्यों किया गया, क्योंकि लैंड की रिक्वायरमेंट हो गई थी, कल्टीवेशन बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी इस वजह से, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 1/6 से 1/2 में कन्वर्ट हो गई थी, यानी हाफ ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है, कल्टीवेशन के अंदर आ गया था। कॉलोनियल एनकरेजमेंट क्या थी कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्यों फॉरेस्ट क्लियर करवाना चाहा। पहला रीजन तो आ गया कि हमारी को जरूरत थी, इंडिया में जरूरत थी, बट कॉलोनियल रीजन क्या था कि कल्टीवेशन को एक्सपेंड करा गया रैपिडली कॉलोनियल पीरियड के दौरान, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। इसके दो मुख्य कारण थे कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर लैंड्स को कल्टीवेशन क्यों करा, यानी एग्रीकल्चर में कन्वर्ट क्यों करा। पहला रीजन था कमर्शियल क्रॉप को उगाना, ब्रिटिशर्स को जरूरत थी कमर्शियल क्रॉप्स की। द ब्रिटिश एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन,
अब ऐसा क्यों जरूरत थी उनको? बिकॉज वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहते थे, जो कि ब्रिटिश ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी, कपड़े की मार्केट, ठीक है, शुगर मार्केट, शुगर कह सकते हो कि फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही थी। तो उसके लिए उनको कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, ये सभी चीजें चाहिए थी कि वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना पाए, ठीक है। इसीलिए उनको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था। अब इंग्लैंड तो बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, इसमें कितना कल्टीवेशन कर लोगे, इसलिए उनको बड़ी लैंड चाहिए थी। और जब उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो उनका प्राइम फोकस ये भी था फॉरेस्ट को क्लियर करने का, कि यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स को ज्यादा उगाया जाए। और ये जो क्रॉप्स थी, इनकी डिमांड बढ़ गई 19th सेंचुरी में यूरोप में, जब फूड ग्रेन्स की भी जरूरत पड़ी फॉर ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो लोग गांवों से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे। जब गांवों से लोग इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे थे, तो ज्यादा जो फोकस था वो इंडस्ट्रीज पे था, ना कि एग्रीकल्चर पे। तो फूड की जो जरूरत है वो कम, मतलब देखो फूड कम उग रहा था बिकॉज ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में जा रहे थे। तो अब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको फूड तो चाहिए, तो क्या करते थे, इंडिया में फूड की कमी को पूरा किया जाता था, यहाँ पे फूड यानी क्रॉप्स उगाई जाती थी फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। और रॉ मटेरियल्स के लिए भी मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए भी ये ऐसा करते थे, ठीक है। सेकंड था रेवेन्यू जनरेशन, सेकंड रीजन था रेवेन्यू जनरेशन। द कॉलोनियल स्टेट व्यूड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। वो देखते कि यार इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक अनप्रोडक्टिव वाइल्डरनेस शो करते थे उनके लिए, फॉरेस्ट एक अनप्रोडक्टिव वाइल्डरनेस शो करते थे, ठीक है, दैट शुड बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। और वो उसको एग्रीकल्चर का पार्ट बनाना चाहते थे, यानी फॉरेस्ट एरिया को कट करके वो बनाना चाहते थे एग्रीकल्चर का पार्ट। ऐसा वो इसलिए भी चाहते थे क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लगा सकते हैं और क्रॉप्स को बेच के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट से उनको कोई ज्यादा खास फर्क, बस रेवेन्यू मिल नहीं रहा था, इस वजह से भी कह सकते हो कि इन्होंने डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रेवेन्यू देयर बाय एनहांसिंग स्टेट इनकम, ठीक है, ये तो प्राइम फोकस था, दो फोकस उनके क्लियर थे। स्केल ऑफ एक्सपेंशन, अब कितना स्केल पे इन्होंने एक्सपेंशन किया, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड का, तो कह सकते हो 1880 से लेकर 1920 तक तो कल्टीवेटेड एरिया था वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इंक्रीज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। लैंड बॉट अंडर द प्लफ रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट टू बी क्लियर्ड, ठीक है। और प्लस की जरूरत पड़ती थी, यानी कि जिससे हल हल कह सकते हो ना, जिससे जमीन को जोता जाता है, उसकी जरूरतें बढ़ने लगी बिकॉज ज्यादा एरिया अब फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अब लैंड खाली हो गई थी, तो अब लैंड पे प्लस चलाने की जरूरत थी, इसलिए प्लस की भी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। और ठीक है, सोर्स है जो एक बॉक्स था उसमें लिखा है कलोनियल आइडियोलॉजी। बिलीव था कि अनकल्टिवेटेड लैंड नीडेड टू बी टेकन ओवर एंड इम्प्रूव्ड। ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है इसको ले लो और इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था जो कॉलोनाइजर्स, जो कि ब्रिटिशर्स थे, वो हर जगह इसको बोलते थे और जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। मतलब अगर आप फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हो तो कोई ना कोई तो आपसे पूछेगा कि आप फॉरेस्ट क्लियर क्यों कर रहे हो, तो उस रीजन को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि जो अनप्रोडक्टिव लैंड है उसको हम इम्प्रूव कर लें, ठीक है, अनप्रोडक्टिव लैंड को हम लोग इम्प्रूव कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप इमेज देख सकते हो, व्हेन द वैली वाज फुल, ठीक है, पेंटिंग बाय जॉन डॉसन। नेटिव अमेरिकन्स लाइक द Lakota tribe who lived in Great North American Plains had a diversified economy. They cultivated maize, foraged for wild plants and hunted bison. तो ये कह सकते हो कि उस टाइम की पिक्चर दिखाई गई है कि एनिमल्स घूम रहे हैं, ठीक है, बड़े एरियाज में घूम रहे हैं और अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बाइसन जैसे जानवरों का हंटिंग हो रहा है और कह सकते हो कि प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट्स को हटाया गया है, ठीक है। इसी में से आप ये देख सकते हो। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बॉक्स वन में कि कॉलोनियल आइडियोलॉजी क्या थी, कि वो अपनी जो आइडियोलॉजी थी, जो पेड़ काटने की जो उनकी कह सकते हो कि जो पॉलिसी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए वो क्या कहते थे कि हम अनकल्टिवेटेड लैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, ठीक है। पहला तो है कि डिमांड फॉर शिप्स, लकड़ी की जरूरत क्यों थी ब्रिटिशर्स को, टिम्बर की जरूरत क्यों थी, देखो। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द डिसअपियरेंस ऑफ ओक फॉरेस्ट
इन द इंग्लैंड कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द टिम्बर सप्लाई नीडेड फॉर द रॉयल नेवी। हुआ क्या कि आपको पता है इंग्लैंड बहुत छोटा सा देश है, तो वहां की जो ज्यादातर टिम्बर रिसोर्सेज थी, फॉरेस्ट में होती थी, टिम्बर जो लकड़ी होती है, वो ऑलरेडी यूज हो चुकी थी शिप बनाने के लिए। अब नई शिप बनाने के लिए उनको और ज्यादा टिम्बर की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या करा कि ये ब्रिटिशर्स ने अपना फोकस चेंज कर दिया टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया में जो फॉरेस्ट में टिम्बर होता था, फिर वो उसको कट करने लगे फॉर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन की जो नेवी है शिप बनाने के लिए जो लकड़ी की जरूरत होती है, वो अब इंडिया से पूरी करने लगे। शिप्स वर क्रुशियल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग इंपीरियल पावर। ऑल्सो नेवी जो है, शिप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट थी ताकि वो अपनी पावर, ब्रिटेन अपनी पावर और हेजीमनी मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो बाय द 1820s 1820 तक सर्च पार्टीज भेजी गई इंडिया में ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू मैसिव सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर। यानी कि इंडिया में वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर को, पेड़ को काटा गया और फिर उसको एक्सपोर्ट करा गया। दूसरा रीजन ये था डिमांड फॉर रेलवेज। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है इंडिया में रेलवे नेटवर्क फैला रहा था। तो जैसा आप जानते हो कि जो रेलवे नेटवर्क होता है, अगर ये रेल की एक पटरी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके बीच में लकड़ी ऐसे ऐसे फंसी रहती है, ठीक है, इसके बीच में। अब तो वुड का इस्तेमाल नहीं होता, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, बट पहले के टाइम पे, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल होता था, टिम्बर का। ठीक है, उसको स्लीपर्स कहते हैं। तो ट्रैक्स पे बिछाए जाते थे ताकि जो पटरी है वो अपनी जगह से ऐसे हिले ना, उसको यहाँ से लॉक कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से मार्क करूं, पटरी को इसके साथ लॉक कर दिया जाता था। ठीक है, ताकि पटरी हिले ना, और ये स्लीपर्स उसको कह सकते हो मेंटेन करें कि पटरी सीधी रहे। ठीक है, अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज फ्लड आ रहा है, आंधी आ रही है, तो पटरी हिले ना, इसके लिए वुडन ब्लॉक्स को बिछाया जाता था। ठीक है, तो इसकी डिमांड, यानी जब रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ तो लकड़ी की डिमांड और बढ़ गई। तो स्प्रेड ऑफ रेलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। तो रेलवेज वर वाइटल फॉर कॉलोनियल ट्रेड। अब रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिशर्स के लिए? पहला तो था ट्रेड पर्पस, ठीक है। दूसरा पर्पस था मोबिलाइजिंग द आर्मी, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक उनको आर्मी भेजनी होती थी तो जल्दी से भेज सकते थे थ्रू द रेलवे नेटवर्क। और तीसरा था कि हाँ, वो ट्रेड के अंदर आ गया, वो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट ऑफ, ये सभी चीजें उसमें आ गई। ठीक है, तो अब कह सकते हो मूविंग इंपीरियल ट्रूप्स के लिए भी था। पहला था फ्यूल, फ्यूल के तौर पे भी वुड का इस्तेमाल होता था, क्योंकि वुड को हम जला के लोकोमोटिव्स जैसे कि गाड़ियां हो गई, ट्रेन हो गई, इनको चला सकते हैं। तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट के लिए भी लकड़ी की जरूरत होती थी। सेकंड है स्लीपर्स, जो मैंने बताया, ठीक है, स्लीपर्स के लिए तो जो वुडन प्लैंक्स होती थी उसको स्लीपर्स कहते हैं, और वो एसेंशियल थी ताकि रेलवे लाइंस को होल्ड कर पाए ट्रैक्स को उसकी पोजीशन में। तो हर माइल के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत होती थी? हर एक माइल के लिए, ठीक है, जरूरत होती थी कम से कम 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स की। ठीक है, तो काफी ज्यादा टिम्बर की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे। फिर एक्सपेंशन और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये एक्सपेंशन करने से इम्पैक्ट क्या हुआ? रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम 1860s बाय द 1890s। यानी 1860 से 1890 तक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ रेलवेज का। कह सकते हो अराउंड 25,500 किलोमीटर तक एक्सपेंशन हुआ ट्रैक्स का। ठीक है, इंक्रीजिंग टू ओवर 7,65,000 किलोमीटर बाय द 1946। यानी कि 25,000 किलोमीटर से लेके 7,65,000 तक लंबी किलोमीटर रेलवे लाइंस बिछाई गई। तो काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, तो ट्रैक्स को स्प्रेड किया गया, लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ट। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन, वहां पे 35,000 ट्रीज को कट करा गया। 35,000 ट्रीज वर कट इन मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन। ठीक है, हर साल, ताकि स्लीपर्स की जरूरत पूरी करी जा सके। ठीक है, एज अर्ली एज 1850s। फिर इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग, अंधाधुन कटिंग करते थे ये लोग। ठीक है, अंधाधुन। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एंड दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली कॉजिंग फॉरेस्ट अराउंड रेलवे ट्रैक्स टू डिसअपियर क्विकली। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना चालू कर दिया कि डिमांड आप फुलफिल करो, मतलब पेड़ काट के आप लाओ।
तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये नहीं देखा कितने पेड़ काट रहे, कितने इनडिस्क्रिमिनेटली पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो उनकी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। और इससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा जल्दी कटने लगे और क्लियर होने लगे। फिर जो लेबर है उनको कौन सी लेबर को हायर किया जाता था फॉर द कटिंग ऑफ ट्रीज, आदिवासीज को हायर किया जाता था कि वो फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट द ट्रीज, ठीक है, एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स स्लीपर्स, ठीक है, और वो माहिर थे स्मूथ प्लैंक्स बनाने में, तो उनको हायर किया जाता था। बट दे वर साइमल्टेनियसली फॉरबिडन फ्रॉम कटिंग दोस सेम ट्रीज टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। लेकिन उन लेबर्स को मना कर दिया जाता था कि आप इस पेड़ को अपने घर बनाने के लिए नहीं काट सकते, आप पेड़ काटोगे सिर्फ हमें सप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये कवरिंग साल लॉक्स इनटू स्लीपर्स इन द सिंगभूम फॉरेस्ट छोटानागपुर में 1897, ये इमेज देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाथी, एलिफेंट जो है उनका यूज किया जा रहा है फॉर मूविंग द लॉक्स। लॉक क्या होता है, एक लकड़ी का लंबा सा ऐसे हिस्सा, आप देख सकते हो ये होता है ना, ये होता है लॉक, ठीक है, ये जो लंबे लंबे होते हैं इसको लॉक्स कहते हैं। और अब तो मॉडर्न डेज में तो हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, मूव का, गाड़ियों का, बट उस टाइम पे किन का इस्तेमाल करते थे, हाथियों का, ठीक है, एलिफेंट्स का। वुमेन्स रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड। फ्यूल वुड क्या होता है कि घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फ्यूल वुड कहते हैं, ठीक है, तो उसको फ्यूल वुड कहते हैं। अब बात करते हैं प्लांटेशंस की, ठीक है। कमोडिटी डिमांड, कमोडिटी डिमांड क्या मतलब, लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर टू एस्टेब्लिश टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशंस। अब बहुत ज्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो देखा गया कि टी की, कॉफी की डिमांड वो है ब्रिटेन में बढ़ने लगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज हैं इनको कट करा गया, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया ऐसी एरिया में जहां पे लाइन से प्लांटेशन होती है, टी की, कॉफी की, ऐसे ऐसे प्लांटेशन करने लगी। तो इसी को कहते हैं प्लांटेशन, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कमोडिटी डिमांड, ताकि फुलफिल कर पाए यूरोप की ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज। फिर कॉलोनियल एक्शन क्या था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक्वायर करा था फॉरेस्ट और ग्रांट करे थे वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स, यानी कि पहले उन्होंने हथियार लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज, फिर उनको यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया, ठीक है, चीप रेट्स में, और ये एरियाज को एनक्लोज कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। देन इसमें प्लांटेशन वाले क्रॉप्स को उगाया गया, लाइक टी और कॉफी, ठीक है। ये आप देख सकते हो ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है जो कि टी को प्रमोट कर रहा है, प्लेजर ब्रांड टी, ठीक है, प्लेजर ब्रांड टी। अब टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज किस तरीके से बढ़ा। The Britishers was concerned that the existing use of forest by the local people and the reckless felling of by the traders would ultimately destroy the forest needed for the shipbuilding and the railways. ब्रिटिशर्स ने देखा और वो कंसर्न भी थे कि ये जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, इसको जो लोकल पीपल हैं वो बहुत तेजी से कट कर रहे हैं। लोकल पीपल, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट ट्रेडर्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, इतने ज्यादा अगर तेजी से कट करेंगे तो हमें जो शिप बिल्डिंग के लिए हार्डवुड टिम्बर चाहिए वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो लकड़ी बचेगी नहीं, बिकॉज सारी लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए दे सॉट एडवाइस फ्रॉम अ जर्मन एक्सपर्ट, तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को हायर करा और उससे एडवाइस ली। उसका नाम क्या था, उसका नाम था डाइट्रिच ब्रेंडिस। क्या नाम था उसका, उसका नाम था डाइट्रिच ब्रेंडिस। उसको हायर किया और उसको अपॉइंट किया हिम एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। उसको अपॉइंट करा एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है, डाइट्रिच ब्रेंडिस का, एक जर्मन एक्सपर्ट था और इसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इसने एक सिस्टम लाया, इसको कहते हैं ब्रेंडिस सिस्टम। ब्रेंडिस ने रिकॉग्नाइज करा कि नीड फॉर अ प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि फॉरेस्ट को मेंटेन कर पाए और जो वहां के लोग हैं उनको ट्रेन कर पाए इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी किस तरीके से हम पेड़ कट करें कि उसको कंजर्व भी प्रॉपरली कर पाए। साइंटिफिक कंजर्वेशन का प्रोसेस उसने बताया, ठीक है। तो ये सिस्टम में चाहिए एक लीगल सैंक्शन, यानी कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसको पनिशमेंट मिले, उसको पनिशमेंट मिले ताकि वो दोबारा उस गलती को ना दोहराए। रूल्स को सेट करा गया फॉर द रिसोर्स यूज और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई
कि आप कितने पेड़ काट सकते हो, कितने ट्री फेल कर सकते हो, और ग्रेजिंग यानी कितने पेड़ काट के चरवाने वाली जो लैंड्स होती हैं वो बना सकते हो, ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करा जा सके फॉर द टिम्बर प्रोडक्शन, ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करा जा सके टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। तो पनिशमेंट्स को मैंडेट कर दिया गया किसी के भी लिए भी जो भी कट करेगा ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। अगर कोई भी ट्रीज को कट करेगा विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसने क्या करा, इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करा, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया फॉरेस्ट को। जैसे कि इसने इंट्रोड्यूस करा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को, ठीक है, 1864 में। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया जो कि ब्रैंडिस ने ही बनाया था 1865 में। तो ये डेट्स याद रखनी है और ये ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी है, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, फिर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में स्टैब्लिश किया गया 1906 में। कब स्टैब्लिश करा गया? देहरादून में 1906 में। ओके, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है? आप पूछोगे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात ब्रैंडिस ने करी तो क्या होती है? ये सिस्टम में इसकी डेफिनेशन है, क्या है? द सिस्टम कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहां पे ओल्ड ट्रीज को कट करा जाएगा और नए ट्रीज को प्लांट करा जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, जहां पे ओल्ड ट्रीज, जो पुराने ट्रीज हैं, उनको कट कर दिया जाएगा और नए ट्रीज को प्लांट करा जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? जो नेचुरल फॉरेस्ट होंगे विच कंटेन मेनी डिफरेंट ट्री टाइप्स, जो एक नेचुरल फॉरेस्ट है वहां पे अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, एक तरीके का सिंगल तरीके का पेड़ नहीं होता, अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं। तो उन नेचुरल फॉरेस्ट को कट करा जाएगा और उनको रिप्लेस करा जाएगा प्लांटेशन के साथ। प्लांटेशन में मैंने बताया था कि अगर मान लो ये एक बड़ा एरिया है तो वहां पे सिंगल तरीके के प्लांट्स को उगाया जाता है, यानी एक वेराइटी ऑफ प्लांट को उगाया जाएगा, ठीक है। तो सिंगल टाइप्स ऑफ ट्रीज को प्लांट करा जाएगा स्ट्रेट रोज में, जैसे मैंने बताया, ठीक है। फिर इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा? तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा जाएगा ताकि वो फॉरेस्ट का सर्वे कर पाए और ट्री का एस्टिमेट कर पाए कि कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रीज प्रेजेंट है, और क्रिएट करा एक वर्किंग प्लान डिटेलिंग हाउ मच प्लांटेशन एरिया टू कट एंड रिप्लांट ईयरली। और उसने बताया कि कितने आपको अमाउंट ऑफ पेड़ कट करने हैं और कितने रीप्लांट यानी वापस प्लांटेशन करनी है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रैंडिस ने अप्लाई करी थी, ठीक है। अब फॉरेस्ट लॉस और क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करा गया 1878 में, फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करा गया 1878 में और 1927 में। 1878 में इसने डिवाइड करा फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में। जब 1878 में फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करा गया यानी चेंजेस लाए गए, तो उसने 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड करा। पहला हुआ हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। कह सकते हो कि ये बेस्ट फॉरेस्ट है, कह सकते हो कि ये बेस्ट फॉरेस्ट है, और यहाँ पे विलेजर्स को अलाउ नहीं था, यानी विलेजर्स यहाँ पे आके कटिंग नहीं कर सकते थे और यहाँ से कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते थे, जैसे कि पड़ी हुई लकड़ियां हैं वो नहीं उठा सकते, फ्रूट्स नहीं उठा सकते, काफी सारी चीजों की मनाही थी। और कह सकते हो यहाँ पे यहाँ के जो फॉरेस्ट का यूज है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे। सेकंड कैटेगरी थी वो थी हमारी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। यहाँ पे विलेजर्स को टेक वुड, यहाँ पे विलेजर्स लकड़ी उठा सकते थे फ्रॉम दोज दीज फॉर द हाउस बिल्डिंग और फ्यूल, क्योंकि उनको रोज खाना पकाने के लिए फ्यूल की लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, तो वहां से उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से, ना कि रिजर्व फॉरेस्ट से। और एक फॉरेस्ट होता था विलेज फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट होता था विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। तो विलेजर्स को टेक वुड फ्रॉम दीज फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल, सेम यहाँ से भी वो ले सकते थे, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट अमेंड करा गया 2 बार, 1878 में और 19 किसमें 1878 में 1927 में। बट 1878 में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। इसका याद रखना है आपको, ठीक है। 1 acre ऑफ अ मैनेज्ड पॉपुलर फॉरेस्ट इन टस्कैन इटली। देखो एक टाइप का प्लांटेशन उगा रखा है, देख रहे हो आप लाइन से, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और अ ड्योडर प्लांटेशन इन कांगड़ा 1933 में, और द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, ठीक है। ये इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री तो हम जान चुके हैं क्या होता है, कि सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना, कि ओल्ड ट्रीज को कट करना और नए ट्रीज को प्लांट करना, ठीक है। अब इसने इसने लोगों की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करा वो समझते हैं, ठीक है। इसने लोगों की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करा वो समझते हैं। अब यहाँ पे एक है कि कन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन फॉरेस्ट। क्या है? कन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन फॉरेस्ट। जो विलेजर्स थे
वो चाहते थे मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई वेरियस नीड्स, यानी कि उनको फॉरेस्ट से क्या क्या जरूरत होती है, उनको फ्यूल के लिए जरूरत होती है, अपने कुछ खाने पीने के लिए फॉडर और लीव्स की जरूरत होती है। तो विलेजर्स चाहते थे मिक्सचर ऑफ स्पीसीज फॉरेस्ट से। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वांटेड ट्रीज सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज, हार्ड टॉल शेड वुड। ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता था, वो चाहता था कि उनको सीधे खड़े पेड़ मिले, हार्ड हो, ठीक है, ताकि रेलवेज के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए उनका प्रॉपरली इस्तेमाल हो सके। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, स्पेसिफिक स्पीसीज लाइक टीक और साल वर प्रमोटेड व्हाइल अदर्स वर कट, यानी कि उनके हिसाब से टीक और साल को प्रमोट करा गया, ठीक है, ज्यादा पेड़ उनके उगाए गए और बाकी ट्रीज को कट कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज की जो डिपेंडेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं फॉरेस्ट में काफी सारी चीजों पे, जैसे कि फूड और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, वहां से उनको फूड मिलता है लाइक फ्रूट्स और ट्यूबर्स, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून बिफोर हार्वेस्ट। तो यहाँ से वो अपने फूड और फॉडर के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं। दूसरा, यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो लोकल ड्वेलर्स को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ के काफी पेड़ों में मिलती हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर की, वुड फॉर इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लफ्स, तो वुड को कट करके वो हल बनाते थे। ठीक है, तो उसके लिए भी उनको वुड की रिक्वायरमेंट होती थी। और हाउस होल्ड आइटम्स के लिए जैसे बैम्बू को इस्तेमाल किया जाता था ताकि घर के आगे फेंस किया जाए, फेंसिंग करी जाए, बास्केट्स बनाए जाए जिसमें वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फ्रूट्स को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइड स्कूप्ड, ठीक है, आउट ग्राउंड्स फॉर पोर्टेबल वाटर बॉटल्स बनाना, सिज लीव्स फॉर डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स। तो ये सभी चीजें वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट के ऊपर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे ताकि वो इन सब चीजों की डिमांड फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स को, जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनको चाहिए लकड़ी फॉर शिप बिल्डिंग, तो वो जो उनके हिसाब से फॉरेस्ट है प्रोड्यूस है वो उनको अपने लिए चाहिए। दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको अपनी डेली जरूरतों के लिए जो चीजें चाहिए वो भी फॉरेस्ट से ही मिलती थी। ठीक है, तो हुआ क्या, लाइक और चीजें क्या चाहिए थी लोकल कम्युनिटीज को, लाइक मटेरियल्स लाइक सीआरडी क्रीपर, रोप्स के लिए सीआरडी क्रीपर चाहिए होते थे रोप बनाने के लिए। थॉनी बाग चाहिए होते थे ऑफ द सीमर, यानी सिल्क कॉटन की। सिल्क कॉटन एक ट्री होता था, ठीक है, उसका नाम था सीमूर, और इसको सिल्क कॉटन भी कहते हैं। तो इस ट्री की जरूरत होती थी फॉर ग्रेटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स कट करने के लिए। तो रोप बनाने के लिए सीआरडी क्रीपर और सीमर ऐसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर ऑयल की रिक्वायरमेंट, यानी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द महुआ ट्री फॉर कुकिंग एंड लैम्प्स। ठीक है, उनको महुआ जो पेड़ है, महुआ का पेड़, उसकी लीव्स को जब वो प्रेस करते हैं तो उसमें उनके फ्रूट्स को जो प्रेस करते हैं तो उसमें से एक तरीके का ऑयल निकलता है, तो उसकी जरूरत, जो ऑयल की जरूरत होती थी, वो वहां से पूरी करते थे। ठीक है, अब बात क्या आई कि हार्डशिप और इलीगलिटी, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने तो कह दिया था कि आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जाके, मतलब फॉरेस्ट एरिया में जाके वहां का प्रोड्यूस आप नहीं उठा सकते, वो इलीगल है। तो फॉरेस्ट एक्ट ने इम्पोज करे थे काफी ज्यादा सीवियर हार्डशिप पेनल्टीज, जैसे कि एवरीडे एक्टिविटीज, कटिंग वुड फॉर होम्स, ग्रेजिंग कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स, रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल। इसको इलीगल क्रिएट बना दिया उन्होंने कि अब लोग जाके वहां से अपनी जो रोजमर्रा की चीजें फॉरेस्ट से वो लोग उठाते हैं वो अब नहीं उठा सकते, वो इलीगल है। और फिर धीरे धीरे ब्राइबरी और हरासमेंट जैसी चीजें कह सकते हो मोमेंटम गेन करने लगी, जैसे कि पीपल वर फोर्स टू स्टील वुड एंड इफ कॉट वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु टुक ब्राइब्स। मान लो कि आपकी जरूरत फॉरेस्ट से चल रही है, अगर आपको बोल दिया जाए कि अब आपको फॉरेस्ट में नहीं जाना, तो क्या फॉरेस्ट में नहीं जाओगे, बिकॉज आपकी जरूरत है फॉरेस्ट। तो लोग क्या करते थे, फोर्सफुली चोरी छुपे क्या करते थे, चोरी छुपे जाते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस चोरी करते थे। लेकिन जब वो पकड़े जाते थे तो वो फॉरेस्ट गार्ड्स उनको क्या करते थे, उनसे ब्राइब लेते थे, उनसे रिश्वत लेते थे छोड़ने के लिए। ठीक है, और वुमेन कलेक्टिंग फ्यूल वुड वर पर्टिकुलरली वरीड, जो वुमेन्स पर्टिकुलरली फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी वो बहुत ज्यादा वरीड हो गई थी कि हम खाना किस तरीके से पकाएंगे। पुलिस कांस्टेबल्स और फॉरेस्ट गार्ड्स फ्रीक्वेंटली हरास करते थे पीपल को बाय डिमांडिंग फ्री फूड, उनको वहां से फ्री फूड चाहिए होता था, वो उनको हरास करते थे। ठीक है, ये देखिए, ये जो वुमेन्स हैं कलेक्ट कर रही हैं महुआ के फ्रूट्स को, ठीक है, फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ड्राइंग तेंदू लीव्स को ड्राई किया जा रहा है बड़े एरिया में, और ब्रिंगिंग ग्रेन फ्रॉम थ्रेसिंग ग्राउंड्स टू द फील्ड। ठीक है,
तो कुछ इमेजेस आप देख सकते हो किस तरीके से जो लोकल कम्युनिटीज है वो ट्रांसफर करती हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन है जहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, तो फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को किस तरीके से अफेक्ट करा ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इम्पैक्ट हुआ सबसे पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि मान लो ये एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एरिया है, इसको मैं क्या करूंगा पूरे एरिया को जला दूंगा, बर्न कर दूंगा। बर्न कर दूंगा तो ये एरिया जो है अब क्या हो गया एशेज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पेड़ की जो जलने के बाद ऐश है उसमें कन्वर्ट हो गया। और एशेज जब आ जाएंगी तो ये एरिया कल्टीवेबल हो जाएगा, कल्टीवेबल, ठीक है, फर्टाइल हो जाएगा, कह सकते हो फर्टाइल हो जाएगा और कल्टीवेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पे अपनी क्रॉप उगाऊंगा। और 10-15 साल 10 साल के बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगेगी तो मैं इस एरिया को छोड़ दूंगा ताकि वापस यहाँ पे ट्रीज उगे और मैं दूसरे एरिया को पकड़ूंगा और वो भी फॉरेस्ट एरिया होगा। और फिर वही प्रोसेस इसके साथ दोहराऊंगा, बर्न करूंगा और उसके एशेज जब आ जाएंगे जलने के बाद तो वो फर्टाइल हो जाएगा और फिर वहां पे कल्टीवेशन करेंगे। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कई कई जगह पे इसको स्लैश एंड बर्न, यानी कि बर्न करो कल्टीवेशन करो, फिर जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए तो फिर दूसरी एरिया में मूव कर जाओ, फिर कटिंग करो, फिर बर्न करो और फिर कल्टीवेशन करो। इसको भी स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यूरोपियंस colonialism मेजरली इम्पैक्टेड द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि इन्होंने रूल्स इंपोज कर दिए थे कि आप फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते, तो कह सकते हो कि एक तरीके से यूरोपियंस ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे एक तरीके से रूल्स लगा दिए थे। इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, नोन बाय मेनी लोकल नेम्स ग्लोबली, एग्जाम्पल लेडिंग, मिल्पा, चेना, इस तरीके से भी जाना जाता है। इंडिया में लोकल टर्म्स जैसे इंक्लूड होती हैं धुइया, ठीक है, पेंडा, बेवर, नेवट, झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, पोडू कल्टीवेशन, खंडाट और कुमरी। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं इंडिया वाले, ठीक है। और बाहर इनको क्या कहा जाता है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे आपको पढ़ोगे 2-3 बारी पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अब प्रोसेस क्या था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैंने प्रोसेस बता दिया कि पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन, रोटेशन में बर्न किया जाता है और जो सीड्स हैं उनको फिर उस एशेज में डाला जाता है। फर्स्ट मॉनसून एंड हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। फिर प्लॉट्स आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक उसमें कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, कल्टीवेशन किया जाता है और उसको फिर 10-12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पे वापस फॉरेस्ट उग सके, वापस फॉरेस्ट ग्रो हो सके। और मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन, एग्जांपल मिलेट्स उगाई जाती थी, ठीक है, मैनियोक, मेज और बीन्स, ये तरीके की जो कह सकते हो कि क्रॉप थी वो उगाई जाती थी। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रोसेस भी याद रखना है और कितने सालों के लिए छोड़ते हैं ये भी याद रखना है। फॉरेस्ट का अपोजिशन, यानी यूरोपियन फॉरेस्टर कंसिडर दिस प्रैक्टिस हार्मफुल। वो देखते थे कि ये प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज अगर ये स्लैश एंड बर्न वाली टेक्निक अपनाएंगे और सारे फॉरेस्ट कट कर देंगे, तो अगर सारे फॉरेस्ट कट करके जला देंगे तो इनको जो शिप बिल्डिंग के लिए, रेलवे के लिए लकड़ी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, वो तो पेड़ कट जाएगा, ठीक है। तो अपोजिशन कर रहे थे फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स। इट प्रिवेंटेड द लैंड फ्रॉम रीग्रोइंग ट्रीज सुटेबल फॉर रेलवे टिम्बर, ठीक है, अगर पेड़ कट जाएंगे तो रेलवे के लिए जो टिम्बर की जरूरत है वो नहीं पूरी हो पाएगी। और बर्निंग क्रिएट करता था डेंजर ऑफ फ्लेम्स, जिससे वो स्प्रेड हो सकती थी दूसरे एरियाज में भी और जिससे वैल्यूएबल टिम्बर जो जल सकता था, ठीक है। तो इसने डिफिकल्ट बना दिया गवर्नमेंट के लिए कि वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे टैक्स। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, एट द एंड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी प्रैक्टिस को बैन कर दिया, लीडिंग टू मेनी कम्युनिटीज बीइंग फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर फॉरेस्ट होम्स। और काफी कम्युनिटीज को अपने जो फॉरेस्ट होम्स से वहां से डिस्प्लेस होना पड़ा, वहां से हटना पड़ा। सम चेंज ऑक्यूपेशन, काफी लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, वाइल अदर रेजिस्टेड थ्रू रेबेलियंस, और काफी लोगों ने विद्रोह करा, रिबेलियन करा, ठीक है। जैसे कि बाइगा ऑफ सेंट्रल इंडिया, उन्होंने पिटीशन डाला गवर्नमेंट में आफ्टर द कल्टीवेशन वाज स्टॉप्ड, सेइंग दे वर स्टार्विंग, बिकॉज वो भूख से मर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने पिटीशन डाला, तो नाम याद रखना है बाइगा कम्युनिटी, ठीक है, उन्होंने पिटीशन डाला था। ये जो है Taungia cultivation was a system in which local farmers were allowed to cultivate temporarily within a plantation. In this photo taken by Travadi division of Burma in 1921, the cultivators are sowing paddy. यहाँ पे चावल की खेती कर रहे हैं
द मैन मेक होल्स इन द सॉइल यूजिंग द लॉन्ग बैम्बू पोल्स विद आयरन टिप्स, द वुमेन सो पैडी इन ईच होल। तो बड़े बड़े जो बैम्बू के डंडे होते थे उससे जमीन में छेद करते थे, होल बनाते थे और फिर वुमेन्स उसमें सीड डालती थी। पैडी की कल्टीवेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से इन्होंने आग लगा दी है। फॉरेस्ट में इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बर्निंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, पेंडा और पोडू प्लॉट, यानी कि अलग अलग जो नाम हमने देखे थे वो नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हंट कौन कर सकता है, हु कुड हंट, यानी कि जो वहां के जानवर हैं, जो वहां के जानवर हैं उनको कौन हंट कर सकता है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ कस्टमरी हंटिंग, यानी कि बिफोर द न्यू फॉरेस्ट लॉज, नए फॉरेस्ट लॉज के आने के पहले जो फॉरेस्ट ज्वेलर्स थे वो सरवाइव कैसे करते थे, बाय हंटिंग, यानी कि स्मॉल एनिमल्स को, डियर को, ठीक है, पार्टरिजेस को, एटसेट्रा को वो किल करते थे और फिर वहां से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड, इस कस्टमरी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट कर दिया, इसको रोक दिया। दोज कॉट वर पनिश फॉर पोचिंग, और अगर कोई पकड़ा जाता था हंटिंग करते हुए तो उसको पोचिंग की पेनल्टी लगती थी कि आप जानवरों को मार रहे हो। ठीक है, अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हंटिंग को एक स्पोर्ट बना दिया। ठीक है, पहले तो लोगों को, जो लोग स्मॉल जानवरों को मारते थे उनको तो बैन कर दिया, उनको रोक दिया। अब अपने आप को क्या करा, एक स्पोर्ट की तरह इसको करने लगे हंटिंग को। मतलब while the laws deprived people of their hunting rights, the hunting of big game became a colonial sport, यानी कि आप बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी और शेर, तेंदुआ, इन सबको मारोगे तो आप एक तरीके से गेम है, स्पोर्ट की तरह देखने लगे। अब देखते होगे कि बड़े बड़े जो पहले की कॉलोनियल गवर्नमेंट होती थी, अंग्रेज होते थे, तो वो शिकार पे जाते थे। ठीक है, राजा भी जाते थे बट शिकार पे जाते थे। तो उन्होंने अपने आप को तो प्रोहिबिट नहीं करा, उन लोगों को प्रोहिबिट कर दिया जो इस पे डिपेंडेंट थे और अपने आप को एज अ स्पोर्ट की तरह मारते थे जानवरों को। स्केल ऑफ किलिंग, ऑल्दो हंटिंग वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कोर्ट कल्चर, हंटिंग एक पार्ट है इंडिया के कोर्ट कल्चर का सेंचुरीज से। द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज ड्रामेटिकली अंडर कॉलोनियल रूल, लेकिन उस टाइम पे जो हंटिंग होती थी, राजा महाराजा वो इक्की दुक्की बार अपने शौक के लिए हंटिंग करते थे, लेकिन कलोन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसको एक स्पोर्ट की तरह बना दिया। तो जब स्पोर्ट की तरह बना दिया तो हर कोई शिकार के लिए निकलने लगा, और इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स को मारा जाने लगा, और इससे क्या हुआ, जो किलिंग का स्केल था वो काफी ज्यादा हाई था। ठीक है, इससे क्या हुआ, वेरियस स्पीसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, काफी ज्यादा स्पीशीज तो खत्म ही हो गई इंडिया से। ठीक है, कॉलोनियल जस्टिफिकेशन क्या था, वो ब्रिटिशर्स देखते थे लार्ज एनिमल्स एज अ सिंबल ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। ठीक है, अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने सही काम करा है, वो बोलते थे कि हम इन जानवरों को इसलिए मार रहे हैं बिकॉज ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये लोगों को मारते हैं। ठीक है, और ये डेंजरस हैं एनिमल्स, जैसे कि टाइगर्स और वॉर्स। ठीक है, और इससे क्या होगा, लोग सिविलाइज होंगे, अगर हम उनको मार देंगे तो लोग आराम से रह पाएंगे और वो लोगों को सिविलाइज करेंगे। तो ये उनका जस्टिफिकेशन था। रिवॉर्ड्स भी मिलते थे, जैसे कि रिवॉर्ड्स वर गिवन फॉर किलिंग दीज एनिमल्स बिकॉज दे वर डीम्ड टू थ्रेट द कल्टीवेटर्स। ठीक है, और रिवॉर्ड्स दिए जाते थे जब भी कोई बड़े एनिमल्स को मारता था। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 80,000 टाइगर्स को, 1,50,000 लेपर्ड्स को और 2 लाख वॉल्स को मार दिया गया फॉर रिवॉर्ड बिटवीन 1875 से 1925, यानी कि कोई भी मारेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो इतना ज्यादा नंबर्स ऑफ किलिंग्स होने लगी। ठीक है, इतना ज्यादा नंबर ऑफ किलिंग होने लगी बिटवीन 1875 एंड 1925। द टाइगर ग्रेजुअली बिकेम अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी, और टाइगर को मारना के बाद जो ट्रॉफी मिलती थी, कह सकते हो एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी की तरह उसको लोग लेने लगे। ठीक है, फिर कंजर्वेशन की बात कब आई, इनिशियली सम एरियाज वर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग, कुछ एरियाज को रिजर्व किया गया था कि यहीं पे आप हंटिंग कर सकते हो। एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव्स ओनली बिगेन आर्गिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्पीसीज मच लेटर, लेकिन इनका कंजर्वेशन जो है बहुत ज्यादा बाद में जाके चालू हुआ, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव्स ने आवाज उठाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक पिक्चर है जहाँ पे लॉर्ड रीडिंग जो है नेपाल में हंट कर रहे हैं, ये पर्सन जो है लॉर्ड रीडिंग, और से कितने सारे टाइगर्स को देखो एक साथ मार दिया है। ठीक है, द लिटिल फिशरमैन, और ये एक लिटिल फिशरमैन जो फिश पकड़ता है। ठीक है, अब नए ट्रेड्स, नए एम्प्लॉयमेंट्स और नए सर्विसेज आई, कैसे, नई अपॉर्चुनिटीज आई। वाइल मैनी लॉस्ट आउट आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल, देखा जाता है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंट्रोल ले लिया तो काफी लोगों का ऑक्यूपेशन जो है छिन गया उनसे, लेकिन कुछ लोग बेनिफिट हुए इस नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज से। इनको पुराने ट्रेडिशंस को छोड़ के नए ट्रेड में आए, जिसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कलेक्ट करते थे और पेड़ कट करते थे, ये सब चीजें। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड,
यानी ट्रेड जो है फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स का इंडिया में वाज नॉट न्यू, बहुत सालों पहले से भी ट्रेड होता था। आदिवासी कम्युनिटी ट्रेड करती थी गुड्स लाइक एलिफेंट्स को, हाइड्स को, स्पाइसेस को एंड रेसिन्स को थ्रू नोमैडिक ग्रुप्स लाइक बंजारास, यानी बंजारा कम्युनिटी जो है ट्रेड करती थी इन सभी आइटम्स का मिडिवल टाइम से ही, ठीक है, मुगल काल से ही। However, with the British, trade became completely regulated by the government. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने ट्रेड को बहुत ज्यादा रेगुलेट कर दिया, रूल्स और रेगुलेशंस लगा दी उसके ऊपर। अब इनकी ही मोनोपोली हो गई। लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स वर ग्रांटेड द सोल राइट टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन स्पेसिफिक एरिया, यानी कि कह सकते हो कि सिर्फ यूरोपियंस ही, जो बाहर के जो ब्रिटिशर्स हैं और उनके जो साथी हैं, सहकर्मी हैं, उन्हीं को इजाजत है कि वो पेड़ कट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं, पेड़ का जो सामान है उसको ट्रेड कर सकते हैं, उन्हीं के पास ये हक है और बाकी लोग नहीं कर सकते। तो एक मोनोपोली हो गई, सोल राइट उनको दे दिया गया, ठीक है, आप ही कर सकते हो। इससे क्या हुआ, लाइवलीहुड्स का लॉस हुआ। जो अभी तक ट्रेड पे डिपेंडेंट थे बंजारा कम्युनिटीज और जो लोकल कम्युनिटीज थी, उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय द लोकल पीपल कॉज्ड कम्युनिटीज लाइक कोरावा, ठीक है, कराचा एंड येरकुला, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इनकी काफी ज्यादा जो इनकी जरूरत थी, लाइवलीहुड था, रोजमर्रा की इनकी जरूरत थी स्टेट से पूरी होती थी, वो सभी इनसे छिन गई और फिर इनसे फोर्स लेबर कराई जाने लगी। सम डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज जो दूसरी एरिया से माइग्रेट करके आई थी, डिस्प्लेस होकर आई थी, उनको लेबल कर दिया गया क्रिमिनल ट्राइब्स। क्यों? और उनको फोर्स किया गया कि वो वर्क करेंगी गवर्नमेंट के सुपरविजन में, इन फैक्ट्रीज में, माइंस में और प्लांटेशंस में, जबरदस्ती काम कराया गया। फिर प्लांटेशन वर्क की बात करें तो नए वर्क डिड नॉट गारंटी इम्प्रूव्ड वेलबींग। अभी जो नया वर्क है इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। मेंस और वुमेन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथल, ओरांव और फ्रॉम झारखंड, गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, इनको रिक्रूट करा जाता था टू वर्क ऑन असम टी प्लांटेशन। असम में जो टी प्लांटेशन है वहां पे इनको हायर किया जाता था काम करने के लिए, जहाँ पे वेजेस बहुत ज्यादा कम थे और कंडीशंस काफी ज्यादा बुरी थी, ठीक है, और बिकॉज और इनके लिए डिफिकल्ट भी था वापस घर आना, ठीक है, यानी फोर्सफुली उनसे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे काम कराया जाता था। अब एक ही रबर एक्सट्रैक्शन कंडीशंस इन प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड वर हॉरिफिक। देख सकते हैं कि प्लांटेशंस के अंदर कंडीशंस जो है काफी ज्यादा हॉरिफिक हैं। रबर एक्सट्रैक्शन जो है इन द पुटुमायो, ठीक है, पुटुमायो रीजन ऑफ अमेजोन, इन द पुटुमायो रीजन ऑफ अमेजोन, ठीक है, ऑन द रिलाइड ऑन द फोर्स लेबर ऑफ लोकल हुई टोटो इंडियंस, ठीक है, नाम याद रखना है आप, कहाँ पे ये जगह है अमेजोन में, और ये डिपेंडेंट थी फोर्स लेबर ऑफ लोकल हुई टोटो इंडियंस, ठीक है। नाम इंडियंस इसलिए है बिकॉज इसका एक रीजन है वहां की कम्युनिटी को इंडियन बोला जाता था जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो देखा जाता है कि जो प्लांटेशंस थे काफी ज्यादा हॉरिफिक कंडीशंस थी और पुटिमायो रीजन ऑफ अमेजोन में फोर्स लेबर कराया जाता था बाय द लोकल हुयू टोटो इंडियंस के द्वारा, ठीक है। 1900 से लेकर 1912 तक 4,000 टन ऑफ रबर को निकाला गया और कोइंसाइडेड विद द डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ 30,000 इंडियंस ड्यू टू टॉर्चर, डिजीज एंड फ्लाइट विद मैनेजर्स रिजोर्टिंग टू मास स्लॉटर इन बर्निंग ऑफ दोज हु फेल्ड टू मीट द कोटास। यानी कि कह सकते हो कि 4,000 टन का रबर प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, रबर प्रोडक्शन, ठीक है, कब? 1900 से 1912 तक। लेकिन कितने लोग मर गए? 30,000 लोग, 30,000 लोग डाइड बिकॉज ऑफ टॉर्चर, ठीक है, और डिजीज, इन सब रीजन से, ठीक है, इन सब रीजन से ये लोग मर गए, ठीक है। तो एक आंकड़ा देखो कि कितने लोगों को इन्होंने फोर्स किया, ठीक है, यह काम करने के लिए, ठीक है। और अगर वो कोटा यानी कि उनको कितने ट्रीज लाने हैं, अगर वो कोटा पूरा नहीं कर पाते थे तो भी उनको मार दिया जाता था। अब हम देखेंगे ये रिबेलियन कैसे हुआ फॉरेस्ट में, यानी कि विद्रोह कैसे हुआ। फॉरेस्ट कम्युनिटीज इंटरनेशनली रिबेल अगेंस्ट द चेंजेस इम्पोज्ड ऑन देम। जो फॉरेस्ट की कम्युनिटीज थी, लोकल कम्युनिटीज थी, उन्होंने रिबेल करा, विद्रोह करा। जैसे कि लीडर्स ऑफ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट सच एज सिद्धू और कानू संथल परगनाज में, संथल परगना एक जगह है, वहां पे सिद्धू और कानू दो बंदे थे, दो पर्सन थे, उन्होंने रिवोल्ट करा। बिरसा मुंडा, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से इन्होंने रिवोल्ट करा। और अलूरी सीता रमा राजू, इन्होंने आंध्र प्रदेश से रिवोल्ट करा। इनके नाम आपने काफी बार सुने भी होंगे, काफी फेमस पर्सन हैं ये लोग, ठीक है। आर स्टिल रिमेम्बर्ड, इनकी जो बहादुरी थी
जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, इनको आज भी याद किया जाता है। एक स्पेसिफिक रिबेलियन इन द किंगडम ऑफ बस्तर 1910 यानी 1910 में बस्तर जैसी जगह पे, ठीक है, कह सकते हो कि एक रिबेलियन हुआ था, ठीक है, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। द पीपल ऑफ बस्तर, ज्योग्राफी की बात करें तो बस्तर जो है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, उड़ीसा का बॉर्डर और महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है, ठीक है, इन तीनों स्टेट्स का बॉर्डर लगता है। सेंटर इज अ प्लेट्यू, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो प्लेट्यू, थोड़ा उठा हुआ एरिया है। बॉर्डर्ड बाय छत्तीसगढ़ प्लेन नॉर्थ में और गोदावरी प्लेन साउथ में, और इंद्रावती रिवर क्रॉस करती है बस्तर को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ज्योग्राफी जो है याद रखनी है, ज्योग्राफी जो है याद रखनी है कि बीच में क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन है, ठीक है, कौन सी रिवर पास करती है, इंद्रावती रिवर, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब कम्युनिटीज कौन कौन सी रहती हैं? मारिया और मुरिया, ठीक है, गोंड्स, फिर धुरवाज, बतराज, हल्बवाज, ठीक है, लिव इन बस्तर, ये कम्युनिटीज के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लेकिन शेयर करते हैं कॉमन कस्टम्स और बिलीव्स, ठीक है, कॉमन लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, मतलब लैंग्वेज डिफरेंट बोलते हैं बट कस्टम और बिलीफ जो इनके हैं वो कॉमन है। बिलीफ और रिसोर्स मैनेजमेंट, द पीपल बिलीव द अर्थ गेव ईच विलेज इट्स लैंड, लोग सोचते हैं कि हर विलेज को भगवान ने, नेचर ने, ठीक है, अर्थ ने उनको जमीन दी है, ठीक है, एंड इन रिटर्न वो रिस्पेक्ट करते हैं अर्थ की, उसकी स्पिरिट, रिवर की स्पिरिट की अर्थ रिस्पेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं और माउंटेन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोकल पीपल लुक आफ्टर रिसोर्सेज विद इन देयर क्लियरली नोन विलेज बाउंड्रीज, और लोकल पीपल अपने विलेज की जो बाउंड्री है उतने ही एरिया को अपनी, कह सकते हो कि भगवान की देन मानते थे, अर्थ की देन मानते थे, भगवान की नहीं, अर्थ की देन, कि वहां पे ही हमें अपना कल्टीवेशन और ये सब करना है। रिसोर्स का एक्सचेंज, इफ पीपल वांट फूड फ्रॉम अ नेबरिंग विलेज, अगर लोगों को दूसरे विलेज से जरूरत पड़ती थी, तो दूसरे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस की जरूरत पड़ती थी, तो वो एक स्मॉल फी पे करते थे, उसको देवसरी दंड या मान कहते हैं, देवसरी दंड या मान, ये याद रखना है, ठीक है। अगर उनको दूसरे फॉरेस्ट से कोई सामान लेना होता था तो उनको एक फी पे करनी पड़ती जिसका नाम था देवसरी दंड और मान, ठीक है। अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि सम विलेजेस एम्प्लॉय वॉचमैन, कुछ विलेजेस एम्प्लॉय करते थे वॉचमैन की तरह, खड़े रहो और अपने फॉरेस्ट की रक्षा करो, कोई आपके फॉरेस्ट से कोई सामान ना चुरा ले। तो हर विलेज कम्युनिटी का, कह सकते हो, एक वॉचमैन होता था, उसको ग्रेन दिए जाते थे इन इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के तौर पर उनको ग्रेन्स दिए जाते थे हर घर से, ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। गवर्नेंस की बात करें तो हर साल देयर इज अ बिग हंट जहाँ पे विलेज हेडमैन इन अ परगना क्लस्टर ऑफ विलेजेस मीट टू डिस्कस इश्यूज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो गवर्नेंस के तौर पे परगना क्या होता है? जब बहुत सारे क्लस्टर ऑफ विलेजेस यानी छोटे छोटे गांव जब मिल जाते हैं तो बड़े एरिया को परगना कहते हैं, ठीक है, परगना कहते हैं। तो परगना का एक हेड होता था, ठीक है, एक हेड होता था, और हर एक साल में वंस इन अ ईयर, ठीक है, वंस इन अ ईयर ये क्या करते थे, मीट करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, हंटिंग का गेम करते थे, और डिस्कस करते थे फॉरेस्ट के इश्यूज को, ठीक है, डिस्कस करते थे फॉरेस्ट के इश्यूज को। अभी बस्तर जो है जगह है, ये इन 2000, ये एरिया जो है कह सकते हो बस्तर का है, एक बार आप देख लेना। आर्मी कैंप इन बस्तर 1910, यहाँ पे आर्मी कैंप लगा रखा है बस्तर में 1910 में, ठीक है। लोगों का डर क्या था? द फियर ऑफ द पीपल, रिजर्वेशन प्रपोजल, रिजर्वेशन का जो प्रपोजल था वो एक डर था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 2/3, कितना, 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1904 यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया, यहाँ पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नहीं कर सकते, उसको बैन कर दिया गया 2/3, यानी कि कितना बचा, सिर्फ 1/3 जो एरिया है वो लोकल कम्युनिटीज के लिए बचा, यानी 2/3 पे उन्होंने बैन लगा दिया, हंटिंग पे बैन लगा दिया, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे एक, कह सकते हो, ग्रेट वरी, बहुत ज्यादा चिंता वाली बात लोगों के मन में आ गई थी। फॉरेस्ट विलेजेस, सम विलेजेस वर परमिटेड टू रिमेन इन द रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ विलेजेस को अलाउ कर दिया कि आप रिजर्व फॉरेस्ट पे रह सकते हो, एक कंडीशन पे, दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, उसके बदले वो रिजर्व फॉरेस्ट से थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं, लाइक कटिंग, ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फॉरेस्ट, ये सब काम उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए करने पड़ेंगे। दिस बिकेम नोन एज फॉरेस्ट विलेजर्स, और इनको बोला गया फॉरेस्ट विलेजर्स, ठीक है। कुछ लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा और काफी ज्यादा सफरिंग का भी कॉस्ट था।
जैसे कि अदर विलेजर्स, उनको डिस्प्लेस हटा दिया गया उस जगह से विदाउट नोटिस और कंपनसेशन, ना कंपनसेशन दिया ना कोई नोटिस दिया। विलेजर्स ऑलरेडी फेस्ड इंक्रीज लैंड रेंट्स, विलेजर्स ऑलरेडी जो है ज्यादा लैंड का जो रेंट है वो दे रहे थे, और फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स फ्रॉम कॉलोनियल ऑफिशियल्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेबर करना पड़ेगा, गुड्स देने पड़ेंगे, ये सभी चीजें से वो सफर कर रहे थे। फिर भुखमरी आई, फेमाइन आई। टेरिबल फेमाइन अकर इन 1899 से 1900 एंड अगेन इन 1907 से 1908। तो ये दोनों साल याद रखने फेमाइन के ईयर हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, द रिजर्वेशन वाज द लास्ट स्ट्रॉ, द रिजर्वेशन वाज द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है, इसका नाम दिया गया। अब बात करते हैं मोबिलाइजेशन की, किसकी, मोबिलाइजेशन की, यानी लोग गैदर्ड हुए विलेजेस में, काउंसिल्स में, बाजार्स में, फेस्टिवल्स में डिस्कस करने के लिए ये सभी प्रॉब्लम्स को। और धुरवास जो थे ऑफ द केंगर फॉरेस्ट इंडिशिएटेड द मूवमेंट, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। किसने स्टार्ट करी, नाम याद रखना, धुरवास ऑफ द कंगेर फॉरेस्ट, ठीक है। अब आता है लीडरशिप एंड कॉल फॉर रिबेलियन, यानी किसने लीडरशिप ली और किसने लोगों को बुलाया। तो वाइल देयर वाज नो सिंगल लीडर, कोई एक सिंगल लीडर नहीं था, गुंडाधुर ऑफ नेथानर विलेज, ठीक है, गुंडाधुर ऑफ नेथानर विलेज जो थे एक पर्सन थे, कह सकते हो वो थे इंपॉर्टेंट फिगर, वो थे एक इंपॉर्टेंट फिगर। और 1910 में मैसेजेस दिए गए, सर्कुलेट करे गए यूजिंग मैंगो बाउस, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज, एरोस, इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल। इस सभी तरीकों से विलेजर्स को बोला गया कि हमें रिबेल, हमें विद्रोह करना चाहिए, ठीक है, हमें विद्रोह करना चाहिए। रिबेलियन एक्शंस क्या थे, उन्होंने क्या क्या करा विद्रोह के दौरान। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड फंड्स, हर विलेज ने कंट्रीब्यूट करे कुछ फंड्स। रिबल्स ने क्या करा, बाजार को लूटा, बर्न करा और रॉब करा हाउसेस ऑफ ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के और ऑफिशियल्स के तो घर थे उनको लूटा, उनको जला दिया। स्कूल्स को, पुलिस स्टेशन को जला दिया। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन, और वहां से जो सामान वो लूटते थे उसको आपस में बांट लेते थे। टारगेट्स वर एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट, और टारगेट जो होते थे जनरली कॉलोनियल स्टेट के जो ऑफिशियल्स और उनके घर होते थे उन्हीं को करते थे। और उनके ऑपरेसिव लॉज जो उनके ऑपरेसिव लॉज थे जिन्होंने लोगों को परेशान कर रखा था, उन लॉज के खिलाफ ये लड़ाई थी। सप्रेशन एंड आफ्टरमैथ, तो किस तरीके से रिपेल का सप्रेशन करा कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, और उसके बाद क्या वो देखते हैं। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स, ब्रिटिशर्स ने आर्मी भेजी ताकि वो इस विद्रोह को दबा सके। द आदिवासी लीडर ट्राइड टू नेगोशिएट, आदिवासी लीडर ने बातचीत करने की कोशिश करी, नेगोशिएट करने की कोशिश करी, लेकिन ने ब्रिटिशर्स ने उनको सराउंड कर लिया हर तरफ से कैंप से, और उनके ऊपर गोलियां बरसाई, फायर कर दिया, ठीक है। ट्रूप्स देन फ्लॉग्ड एंड पनिश पार्टिसिपेंट्स इन द विलेजेस, और उसके बाद उन्होंने जो भी पार्टिसिपेट किए थे उनको भी मारना चालू करा। मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल्स, ठीक है, काफी लोग बच गए बिकॉज वो जंगल्स में भाग गए, ठीक है। इसका आउटकम क्या निकला, ठीक है। इट टुक द ब्रिटिश 3 मंथ्स, फरवरी से मई, ताकि वो अपना कंट्रोल वापस रीगेन कर पाए, यानी इनको 3 महीने लगे वापस कंट्रोल हासिल करने में। बट दे नेवर कैप्चर्ड गुंडाधुर, जो इन्होंने इंपॉर्टेंट फिगर थे, इनको कभी वो कैप्चर नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल्स, रिजर्वेशन वाज टेम्पररी सस्पेंडेड, और एक इनकी अचीवमेंट क्या रही विद्रोह की कि रिजर्वेशन जो था कि रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया था उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया थोड़ी टाइम के लिए, ठीक है। एंड द एरिया डेजिग्नेटेड फॉर रिजर्वेशन, ठीक है, एंड द एरिया डेजिग्नेटेड फॉर रिजर्वेशन वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्लान। मान लो अगर इतना बड़ा एरिया था तो अब उसको, ये रिजर्व फॉरेस्ट था, ठीक है, तो अब इसको आधा कर दिया गया कि सिर्फ इतना एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है, बाकी का जो एरिया यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकती हैं और अपना जैसे पहले करती थी वैसे कर सकती हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल कंटिन्यूएशन, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो प्रैक्टिस थी कि जिसमें लोगों को हटा दिया जाता था, एक्सक्लूड कर दिया जाता था और फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया जाता था फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, कह सकते हो कि वो चेंजेस हुए, यानी कि 1970s वर्ल्ड बैंक प्रपोजल टू रिप्लेस 4600 एकर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट विद ट्रॉपिकल पाइन फॉर द पेपर इंडस्ट्री वाज स्टॉप्ड ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। यानी कि लोग को अभी तक हटाने की जो प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू रही, ऐसा नहीं कि उनको अलाउ कर दिया गया था, वो कंटिन्यू रही, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो एक्सक्लूड करते थे लोगों को इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वो कंटिन्यू रही। लेकिन कह सकते हो कि 1970 में एक बैंक ने प्रपोज किया कि हमें 4600 एकर्स ऑफ कह सकते हो नेचुरल साल का जो पेड़ है, साल का जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको कट करके ट्रॉपिकल पाइन उगाना चाहिए ताकि पेपर इंडस्ट्री ग्रो कर पाए। लेकिन
लेकिन वहां की जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा और कह सकते हो इस चीज को रोका। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। जावा, जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। हमने बस्तर जगह एग्जांपल लिया था, अब इंडोनेशिया का लेते हैं कि जावा जो है इंडोनेशिया में एक फेमस राइस प्रोडक्शन स्टेट है, कह सकते हो, बट इट वाज वंस प्राइमरली कवर्ड विद फॉरेस्ट। बट वहां पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो आज टाइम पे कह सकते हो कि राइस है वहां पे। ठीक है, द कॉलोनियल पावर वाज डच। उस टाइम पे वहां पे कौन था जो रूल कर रहा था? जैसे हमारे में ब्रिटेन रूल कर रहे थे, वहां पे डच, वो भी यूरोपियंस थे, वो रूल कर रहे थे। फॉरेस्ट कंट्रोल लॉज इन जावा। ठीक है, फॉरेस्ट कंट्रोल लॉज इन जावा। ठीक है, शेयर्ड मेनी सिमिलैरिटीज विद दोज इन द इंडियाज। तो काफी सिमिलैरिटी है कि किस तरीके से जो वहां के फॉरेस्ट लॉज थे, यानी फॉरेस्ट के कानून जो बनाए गए थे, वो कानून ब्रिटिशर्स ने भी बनाए थे यहाँ पे। तो डच ने बिगेन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा बिकॉज दे नीड टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग। उन लोगों को भी शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर की जरूरत होती थी, डच को भी, तो उन्होंने भी वहां पे टिम्बर के फॉरेस्ट को कट करना चालू करा। द वुड कटर्स ऑफ जावा, द कलांग्स। ठीक है, द कलांग्स एक कम्युनिटी है स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स की, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होती है जावा में। तो इनका नाम याद रखना, कलांग्स। और जो कलांग्स हैं वो सो वैल्यूएबल दैट व्हेन द माताराम किंगडम स्प्लिट इन 1755, जब माताराम किंगडम जो 1755 में स्प्लिट हुआ, तो 6000 कलंग फैमिलीज को डिवाइड कर दिया गया इक्वली। यानी इनकी इतनी वैल्यू होती है, इनकी इतनी रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज ये शार्प कह सकते हो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स हैं। तो 6000 थे तो आधे आधे डिवाइड करे गए। ठीक है, बिटवीन द टू रिजल्टिंग किंगडम्स, जो माताराम किंगडम्स डिवाइड हुआ था 17 कह सकते हो कि 55 में, तो यहाँ पे 6000 कह सकते हो कि कलांग्स को, फैमिलीज को डिवाइड करेगा इक्वली टू रिजल्टिंग किंगडम्स में। देयर एक्सपर्टीज वाज नेसेसरी, इनकी एक्सपर्टीज की जरूरत होती थी हार्वेस्टिंग टीक और कंस्ट्रक्टिंग रॉयल पैलेसेस के लिए। जो रॉयल पैलेसेस लोग बनाते थे और टीक का जो ये हार्वेस्ट करते थे, कटिंग करते थे, उसके लिए। डच कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस, जब डच ने गेन कर लिया कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इन द 18th सेंचुरी, तो वो चाहते थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट कलांग्स को फोर्स करा कि वो उनके लिए काम करे। यानी कलांग्स अभी तक काम करते थे राजा महाराजाओं के लिए, लेकिन जब डच आए तो उन्होंने कलांग्स को फोर्स करा कि वो डच के लिए काम करे। 1770 में कलांग्स कह सकते हो रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना थ्रू द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। और कलांग्स ने इसको विद्रोह करा, इसको रेजिस्ट करा बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट। एक डच फोर्ट था, एक किला था डचों का, डच का किला था जो जोआना में था, उसके ऊपर इन्होंने अटैक करा। लेकिन बाद में उन लोगों को सप्रेस कर दिया गया, डच ने अपनी आर्मी के थ्रू उसको सप्रेस कर दिया, उसको रोक दिया। ठीक है, डच की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कैसी थी? यहाँ पे हमने ब्रांडिस की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री देखी, तो डच की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कैसी थी? उन्होंने लॉज और रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इन द 19th सेंचुरी डच एनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा। उन्होंने फॉरेस्ट लॉज लगाए थे जावा में। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था विलेजर्स को कि वो फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है उसको नहीं उठा सकते। वुड कटिंग को अलाउ करा था, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, लाइक रिवर बोट बनाने के लिए और हाउस बनाने के लिए, एंड ओनली फॉर स्पेसिफिक फॉरेस्ट। यानी कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ही जाके आप कट कर सकते हो, और वो भी क्लोज सुपरविजन में, यानी कोई एक फॉरेस्ट गार्ड खड़ा रहेगा और वो देखेगा कि आप कौन कौन से पेड़ काट रहे हो। ठीक है, पनिशमेंट भी दी जाती थी। विलेजर्स वर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स। जो अभी अभी नई नई कह सकते हो घास हो गई है, वहां पे विलेजर्स को ग्रेजिंग नहीं अलाउ करी थी, वहां पे पनिश किया जाता था अगर वो करते थे। अगर वो ट्रांसपोर्ट करते थे वुड को, तो वो बिना परमिट के तो भी उनको पनिश किया जाता था। और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्स और कैटल्स, इसको भी अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस जैसे इंडिया में फॉरेस्ट सर्विस आई थी, वैसे द नीड फॉर मैंगो मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। तो वहां पे भी शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी, तो वहां पे भी एक फॉरेस्ट सर्विस की जरूरत थी ताकि वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल 2,80,000 स्लीपर्स जो रेलवे टैक्स में लगते हैं, उसको एक्सपोर्ट करा गया फ्रॉम जावा अलोन इन 1882। 2,80,000 स्लीपर्स को अलोन जावा से एक्सपोर्ट करा, ठीक है, ताकि वो डच में और कहीं कहीं जहाँ पर उनकी कॉलोनीज हैं, वहां पे वो रेलवे के लिए जो जरूरत है वो पूरी कर पाए। फिर लेबर सिस्टम कैसा था वहां पे? इसका नाम है ब्लैंक डोंग डाइंसचेन, नाम याद रखना। टू सिक्योर लेबर फॉर कटिंग,
transportation locks, and preparing sleepers, the Dutch first imposed rents on land cultivated in the forest. पहले तो वो क्या करते थे, लैंड जो कल्टीवेट करता था उसके ऊपर ये लोग क्या करते थे, रेंट लगाते थे। डच लोग रेंट लगाते थे, ठीक है, कि आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कटिंग करने के लिए और स्लीपर्स बनाने के लिए कह सकते हो कि रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। देन दे exempted from some villages from the rent if the villages work collectively to provide free labor. और अगर आप फ्रीली हमें ये सब करके दोगे, अगर आप फ्रीली हमारे लिए सब काम करोगे तो हम आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। और एंड बफेलोस फॉर द टिम्बर वर्क, यानी कि अपनी बफेलोस को भी दोगे टिम्बर को, कह सकते हो टिम्बर वर्क के लिए, तो भी हम आपको कह सकते हो कि फ्री आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना काम कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले सकते हो। दिस सिस्टम वाज नोन एज ब्लैंडोंग डाइसचेन, ठीक है, ब्लैंडोंग डाइसचेन, ठीक है, इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेटर विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस, और थोड़े टाइम बाद विलेजर्स को कुछ अमाउंट ऑफ वेजेस देने लगे इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जाम्पशन, ठीक है, रेंट ना देना पड़े उसके बदले उनको थोड़ा बहुत कह सकते हो कि वेजेस देने लगे। एंड देयर राइट्स टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन अभी भी जो उनका राइट था कि वो लैंड कल्टीवेट कर सकते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, उसको अभी भी रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, ठीक है, अभी भी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। फिर सेमिन्स चैलेंज, क्या है सेमिन्स चैलेंज? क्वेश्चनिंग ओनरशिप। 1890s के दौरान सोरोनटिको सेमिन, एक नाम पर्सन का नाम है सोरोनटिको सेमिन, ठीक है, ऑफ रेंडुब्लाटुंग विलेज एक टीक फॉरेस्ट विलेज है, उसने क्वेश्चन करना चालू कर दिया द स्टेट्स ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, उसने क्वेश्चन करना चालू करा कि आपकी क्या ओनरशिप है फॉरेस्ट की, ठीक है। तो समिन का आर्गुमेंट क्या था कि ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, यानी कि ये जो गवर्नमेंट है, डच गवर्नमेंट, इसने कोई विंड क्रिएट नहीं करी, हवा नहीं क्रिएट करी, वाटर नहीं क्रिएट करा, अर्थ नहीं क्रिएट करी, ना ही लकड़ी क्रिएट करी, एंड देयरफॉर कुड नॉट ओन देम, और इसी वजह से उनका कोई हक नहीं बनता यहाँ के फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाई, अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बाय द समिन्स सन इन लॉ, समिन्स का जो दामाद था उसने कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी वाइड स्प्रेड मूवमेंट चलाई अगेंस्ट द डच, ठीक है, और 1907 में 3000 फैमिलीज ने उसको फॉलो करा, और इसको कहा गया फेमिनिस्ट, इस मूवमेंट को कहा गया, इनके आइडिया को फेमिनिस्ट, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, किस किस तरीके से इन्होंने विद्रोह किया? Seminists protested by lying down on their land when the Dutch attempted to survey it. जब डच आते थे और फॉरेस्ट को सर्वे करने की कोशिश करते थे तो सारे सेमिनिस्ट जो है जमीन पे लेट जाते थे, ठीक है, जमीन पे लेट जाते थे ताकि वो क्रॉस ना कर पाए। एंड अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, और काफी लोगों ने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया। फाइन्स और परफॉर्म मैंडेटरी लेबर, इस चीजों से वो मना कर दिया कि हम लेबर भी नहीं करेंगे जो आप हमसे जबरदस्ती करवाते हो। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, जिसने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली फॉरेस्ट को अफेक्ट करा था। इंडिया, यानी वर्किंग प्लान्स वर अबैंडन्ड एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू सेटिस्फाई ब्रिटिश वॉर नीड्स, ठीक है। तो अभी तक जो वर्किंग प्लान्स चल रहे थे उसको अबैंडन करके अंधाधुंध इन्होंने पेड़ काटना चालू करा, ताकि जो जरूरत है वर्ल्ड वॉर वन में, वर्ल्ड वॉर टू में लकड़ी की, वो पूरी होती रहे। जावा में वर्ल्ड वॉर टू में देखा गया कि बिफोर द जैपनीज ऑक्यूपेशन, जावा को ऑक्यूपाई करने से पहले जैपनीज के द्वारा द डच एनेक्टेड अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, इसका नाम क्या है, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रॉय करे सॉ मिल्स, बर्न करे ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट्स टीक लॉग्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू जैपनीज, ताकि वो जैपनीज के हाथ ना लग जाए, ठीक है। द जैपनीज देन recklessly exploited forest for their war industries, forcing villagers to cut trees. और जब जापानीज ने कब्जा कर लिया जावा पे तो उन्होंने फोर्स करा कि यहाँ के लोगों को कि वो उनके लिए ट्रीज को कट करे और फॉरेस्ट को काफी ज्यादा कह सकते हो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। पोस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर खत्म होने के बाद विलेजर्स यूज्ड डिस्ट्रप्शन टू एक्सपेंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट, एंड इसका फायदा उठाते हुए विलेजर्स ने अपना जो कल्टीवेशन है वो जारी रखा। और वॉर के बाद द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस स्ट्रगल्ड टू रिक्लेम दिस लैंड, इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस जो ऑफिसर्स थे उनको काफी समय लगा कि वो वापस रिक्लेम कर पाए इस लैंड को फ्रॉम द विलेजर्स, ठीक है। कंटिन्यूइंग कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट जो है चालू रहा बिटवीन द पीपल नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूडिंग द पीपल। तो ये जो झड़प है, ये जो लड़ाई है चलती रही, ठीक है, इन लोगों के बीच में। अब बात करेंगे नए डेवलपमेंट इन द फॉरेस्ट्री कैसे हुआ। शिफ्ट इन पॉलिसी,
सिंस द 1980s के बाद जो गवर्नमेंट है एशिया के और अफ्रीका के क्रॉस, उन्होंने रियलाइज करा कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है एंड द एक्सक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज, इसने काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट और लड़ाई फैलाई है। ठीक है, तो उनका एक नया गोल होना चाहिए कि कंजर्वेशन करें फॉरेस्ट का, हैज बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट कॉज देन मेयरली कलेक्टिंग टिम्बर। तो टिम्बर कलेक्ट करना एक जो अभी तक गोल था उसको हटा के कंजर्व करें फॉरेस्ट को, एक नया गोल बना जिसमें कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, यानी कम्युनिटीज के साथ मिलके हम काम करेंगे। गवर्नमेंट नाउ रिकॉग्नाइज दैट अचीविंग कंजर्वेशन रिक्वायर्स इन्वॉल्विंग द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट। तो अगर हमें कंजर्वेशन करना है, पेड़ बचाने हैं, फॉरेस्ट बचाने हैं, तो हमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो वो लोग काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हजारों सालों से। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक मिजोरम टू केरला, dense forest survive because villagers protected them as sacred groves, यानी कि वो पूजा करते हैं पेड़ों की, फॉरेस्ट की सेक्रेड ग्रुप्स मानते हैं। ठीक है, नोन एज सारनाथ, देवरकुडू, कन और राई, इन नामों से जाने जाते हैं और वो पूजा करते हैं पेड़ों की। तो वो कंजर्व करते हैं, और कह सकते हो कि मिजोरम से लेके केरला तक जो फॉरेस्ट इतने हैं, डेंस हैं, वो बिकॉज ऑफ दीज कम्युनिटीज हैं। ठीक है, लोकल मैनेजमेंट, यानी कि सम विलेजर्स नाउ पेट्रोल देयर ओन फॉरेस्ट। अब जो विलेजर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपने विलेजर्स को खुद पेट्रोल करें, यानी वहां पे मूवमेंट करें, देखें। और हाउस होल्ड को टर्न बाय टर्न दिया गया कि वो कह सकते हो कि अपना देखभाल करें, रेदर देन रिलाइंग ऑन फॉरेस्ट गार्ड्स। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर रिलाई न करते हुए विलेजर्स को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट, लोकल कम्युनिटीज और एनवायरमेंटलिस्ट आर करेंटली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और अब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, ठीक है, अब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन और आंसर्स को जल्दी से जल्दी डिटेल जो लास्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडिया में जो लॉज लाए थे, फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट के कानून लाए थे, उससे अलग अलग कम्युनिटीज को कैसे अफेक्ट हुआ। सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करते थे, उनको कैसे अफेक्ट हुआ। तो चेंज जब हुआ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उसने इनकी लाइफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करा। इनको लोकल नेम से जाना जाता है, झूम, पोडू, कुमरी और एटसेट्रा इन इंडिया एंड लेडिंग और टीवी एल्सवेयर। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट से इनकी काफी ज्यादा हार्डशिप हुई, जैसे कि यूरोपियन फॉरेस्ट viewing shifting cultivation as harmful because land used for this practice could not grow trees suitable for railway timber burning, forest patches pass the danger of flames spreading to valuable timber। तो होता क्या था कि यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो इस प्रैक्टिस को देखते थे कि इससे क्या है कि जो रेलवे और हमें शिप बिल्डिंग के लिए जो टिम्बर की जरूरत पड़ती है, हार्डवुड टिम्बर, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ये लोग कट करेंगे। ऑल्सो अगर जलाते टाइम आग दूसरी जगह फैल गई तो उससे भी जो टिम्बर रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसका खतरा है। तो प्रैक्टिस को ये दिस प्रैक्टिस आल्सो कॉम्प्लिकेटेड द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। ऑल्सो अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी लैंड पे टैक्स लगाना है, कौन सी नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी ब्रिटिशर्स के लिए। तो कॉन्सिक्वेंटली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया और वहां के जो लोग थे उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है, वहां की उनके घरों से। इससे क्या हुआ, उनका लाइवलीहुड जो था, वहां से जो वो डिपेंडेंट थे, उनका वो लॉस हो गया। कम्युनिटीज लाइक बाइगास ऑफ सेंट्रल इंडिया हु शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज स्टॉप्ड इन 1892, उन्होंने गवर्नमेंट में पिटीशन डाली कि वो भूख से मर रहे हैं, डाइंग लैक ऑफ फूड, हैविंग लॉस्ट देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हुआ, सम कल्टीवेटर्स वर फोर्स्ड टू चेंज ऑक्यूपेशन, काफी कल्टीवेटर्स को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा। व्हाइल अदर रेजिस्टेड थ्रू रेबेलियंस, उन्होंने विद्रोह करा, काफियों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, काफियों ने विद्रोह करा। और जावा और में जो कलांग्स थे, वो एक स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने भी डच के खिलाफ 1770 में रेजिस्ट किया था बाय अटैकिंग द फोर्ट, उनके फोर्ट पे अटैक करके। अब दूसरे ग्रुप है नोमेटिक और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, जो भेड़ बकरी चराते हैं, पेस्टोरल की खोज में निकलते हैं। ये जो ग्रुप्स थे, इनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया बाय लॉस ऑफ ट्रेडिशनल, और इनका भी जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज यानी जो लाइवलीहुड था वो लॉस हो गया, यानी कि अभी तक वो डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, उनका वो भी लॉस हो गया। कैसे हुआ लाइवलीहुड लॉस, जो नए ट्रेड रेगुलेशंस थे, इनको इन्होंने इसने इनके लोगों को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप भेड़ बकरियां नहीं चरा सकते और आप हंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट और नोबेटिक कम्युनिटीज जैसे कुरावा, कराचा और
येरकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके जो मीन्स ऑफ लिविंग थे वो लॉस हो गए, ठीक है। फिर क्रिमिनलाइजेशन एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि सम ऑफ दीज कम्युनिटीज बिगेन टू बी लेबल्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, इनके काफी लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया और इनको फोर्स किया गया कि ये अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़े और इनकी फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशंस में फोर्सफुली वर्क करें, ठीक है, उनकी सुपरविजन के अंडर। फिर बात करते हैं फर्म्स ट्रेडिंग और टिम्बर, ठीक है। फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर, जो अभी तक टिम्बर में ट्रेड कर रही थी, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट थी, उनको क्या इफेक्ट हुआ। यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कॉलोनियल रेगुलेशंस, तो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि क्योंकि इनको ही सोल राइट था कि ये फॉरेस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस का ट्रेड कर सकते हैं। रेगुलेशन एंड मोनोपोलाइजेशन, मतलब ऑल्दो ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज नॉट न्यू इंडिया, काफी सालों से ट्रेड होता आ रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कंप्लीटली इनको रेगुलेट करना चालू कर दिया और सोल राइट दे दिया कि सिर्फ यूरोपियन ट्रेडर्स का ही अधिकार होगा फॉरेस्ट ट्रेड को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रेड करने का। द गवर्नमेंट ग्रांटेड लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स टू सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया, एसेंशियली क्रिएटिंग मोनोपोलीज, ठीक है। अब प्लांटेशन ओनर्स जो थे उनको किस तरीके से अफेक्ट हुआ, जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको डायरेक्ट सपोर्ट मिला एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉलोनियल स्टेट। एक्विजिशन ऑफ लैंड, लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर करा गया और उसको फिर इस्टेब्लिश करा गया एज अ प्लांटेशन फॉर टी, कॉफी, रबर, ताकि वो यूरोपियन की ग्रोइंग डिमांड को मीट कर पाए, ठीक है, यूरोप की ग्रोइंग डिमांड को वो मीट कर पाए। तो चीप रिसोर्सेज, जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा, इन फॉरेस्ट लैंड को पहले हथिया लिया और फिर इसको यूरोपियन प्लांटर्स को सस्ते दामों पे दे दिया। दीज एरिया वाज सब्सिक्वेंटली एनक्लोज्ड, क्लियर्ड और प्लांटेड, ठीक है। फिर लेबर यानी फोर्स लेबर करी गई कि जबरदस्ती इनसे काम कराया गया, लाइक संथल्स, ओराव, गोंड्स को जबरदस्ती काम कराया गया एट लोअर वेजेस, ठीक है। किंग्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंगेज इन शिकार, वो हंटिंग में होते थे, बिलीव करते थे, तो उनका कैसे हुआ, इन्होंने क्या करा कि स्मॉल एनिमल्स की जो हंटिंग होती थी उसको बैन कर दिया गया और फिर इन्होंने हंटिंग को एज अ स्पोर्ट बना दिया, यानी कि अब अगर आप हंटिंग करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इससे काफी ज्यादा जो बड़े बड़े जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनको काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में मारा गया, जैसे कि कह सकते हो कि 2 लाख तक वॉल्स को और 1.5 लाख तक लेपर्ड्स को, और कह सकते हो कि 80,000 टाइगर्स को, कब तक, 1875 से 1925 के बीच में इतने लोग मर गए, मतलब इतने लोगों ने, इतने जानवरों को मारा गया, हंट किया गया, ठीक है, रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन बस्तर एंड इन जावा, यानी कि जावा और बस्तर में क्या सिमिलैरिटीज थी, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट पे। तो इंडिया की फीचर यहाँ है और इंडोनेशिया जावा का यहाँ। कॉलोनियल गोल था कि वो टिम्बर लाए, साल, टीक, ताकि वो शिप बिल्डिंग और रेलवे में हेल्प कर पाए, और ये गोल इनका भी सेम था। फिर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट की बात करें कि इन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लगाई कि जहाँ पे ओल्ड ट्रीज को हटा के नए ट्रीज को प्लांट करेंगे, तो इनके लिए भी सेम था, ठीक है। फिर इन्होंने लोकल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज नहीं कर सकते, ट्रीज को कट नहीं कर सकते, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया, तो दोनों में सेम था, इन्होंने भी किया था। फिर उन्होंने फोर्स किया लेबर को कि इनके जगह पे काम करे, जैसे कि डच में कलांग्स को फोर्स करा गया कि वो कह सकते हो जबरदस्ती उनसे काम कराया गया, उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉरेस्ट विलेजर्स को कह सकते हो कि फोर्स किया गया कि उनके माइंस में, फैक्ट्रीज में और टिम्बर फैक्ट्रीज में काम करें, ठीक है। और इसके खिलाफ जो है आवाज उठी, रेजिस्टेंस उठी, विद्रोह उठा, जैसे पीपल ऑफ बस्तर रिबेल्ट अगेंस्ट द प्रपोज फॉरेस्ट रिजर्वेशन इन 1910 एंड फिगर्स फॉर गुंडाधुर, ठीक है। गुंडाधुर एक पर्सन थे, फेमस थे, उन्होंने बस्तर में रिवोल्ट करा। उसी तरीके से कलांग्स ने डच में 1770 में उनके फोर्ट को अटैक करा, ठीक है। तो कह सकते हो कि सेम तरीके से दोनों एरियाज में चीजें चल रही थी। डिस्कस द रोल ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इन द डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर 1880 से 1920। तो सबसे पहले तो रेलवे था, क्योंकि रेलवे में काफी ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जरूरत होती थी, तो ये लोग कट करते थे टिम्बर को, तो स्लीपर्स के लिए, ठीक है। तो 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी 1 माइल के लिए, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेट ये लोग ट्री काटते थे, पहले 25,500 काटते थे 1890 तक, जिसको इंक्रीज कर दिया इन्होंने 2,65,000 तक, ठीक है। फिर शिप बिल्डिंग के लिए इनको ओक की काफी ज्यादा कमी थी ब्रिटेन में, तो इन्होंने अपना फोकस कर दिया शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। और यहाँ से काफी मास स्केल पे कट करके टिम्बर को ये कह सकते हो ब्रिटेन भेजते थे, ताकि उनकी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको वो सपोर्ट कर पाए।
एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करा ताकि रेवेन्यू जनरेट कर पाए। अगर एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा तो ज्यादा लैंड आएगी, क्रॉप्स की जो डिमांड है रिटेल में फुलफिल हो पाएगी और ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा पाएंगे। और स्केल ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज्यादा था, लाइक 1880 से लेके 1920 की बात करें तो 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड्स। ठीक है, फिर कमर्शियल फार्मिंग, लाइक यूरोप की डिमांड फुलफिल करने के लिए, जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ के फॉरेस्ट को कट करा करा और उसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में। फिर टी और कॉफी प्लांटेशंस, जो लोगों को जरूरत होती थी, डिमांड बढ़ गई थी, तो उसके लिए भी इन्होंने फॉरेस्ट को कट करके प्लांटेशंस, फील्ड बनाई, जैसे में इस तरीके से लोग प्लांटेशन करते थे। ठीक है, आदिवासी और अदर पीजेंट्स यूजर्स। ठीक है, प्री कॉलोनियल एरा में हिस्टोरिकली पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, पीजेंट्स हैड एक्सटेंडेड कल्टीवेशन बाउंड्रीज, क्लियरिंग फॉरेस्ट। कह सकते हो कि कॉलोनियल एरा में, मतलब कॉलोनियल एरा से पहले लोग जो थे पेड़ को कट करके करते थे, क्रॉप्स उगाते थे। कॉलोनियल